Hello everyone, welcome back to your YouTube channel, the BH Law Entrance Exam by Coach Bakul Hanspal. And today I'm going to start with that particular topic that you had been waiting for so long. That is the constitutional law और उसका भी बेयर एक्ट. So आज हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे. अब यहाँ पर क्या है, आपके दो काम हो रहे हैं इधर, राइट? सिंपल सिंपल बात है, आपका थोड़ा थोड़ा जीके प्रिपेयर होगा. स्टैटिक जीके जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैं अलग से करवाऊंगी पॉलिटी में, और यहाँ पर मैं लीगल रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से कराऊंगी, राइट? तो थंबनेल में भी आई एम गोना राइट लीगल रीजनिंग, बिकॉज लीगल रीजनिंग में पैसेजेस आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बहुत पॉपुलरली आते हैं. तो बेसिकली तीन मेजर टॉपिक से आते हैं आपके, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ और एक लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और थोड़े से आईपीसी के भी आ जाते हैं, ठीक है? Otherwise, apart from that, I've seen a few newspaper articles which usually come, and they're also pretty simple, pretty easy, like what's happening around. It's nothing complex जो हम बार एंड बेंच पर देखते हैं. अच्छा, I'm gonna make a separate video on कि how to read the bar and bench articles, whether to read it every day if you're preparing for CLAT or other law entrance exams, because in law school you do it, okay? So I'm gonna make a separate video. के लिए हम क्या करेंगे, अपने चीजों को इतने तक ही रखते हैं, ठीक है? तो I'm gonna share my screen right now so that we get the hack of things. So yeah. So we have Bharat ka Samvidhan, of course, the Constitution. So you can download it from anywhere. I have downloaded it from the Legislative Department. It comes in different versions, of course, in different languages. 22 languages we have, official ones under Schedule 8. Right? तो हम वहां से आप इसको ले सकते हो. ठीक है, मैंने इसका लेटेस्ट वर्जन ऑफ कोर्स लिखा हुआ है 2024. ये इतना चेंज नहीं होता, बट ऑफ कोर्स थोड़े थोड़े अपडेशंस होते हैं, सो यू कैन जस्ट लुक एट इट, राइट? इतना मैं टाइम वेस्ट करने नहीं वाली, बिकॉज आई नो दैट दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इज गोना टेक टाइम. I'm going to make the videos in parts, right? I would also be coming up for the live sessions also, so that it's, of course, I entertain all the doubts, right, at that particular instant only. Okay, so अभी के लिए मैं आपको दिखाऊंगी कि how to go about it. I'll give you an overview of this whole, and we're gonna try to cover some parts of it. Okay, तो most probably हम directive principles of state policies तक इसको खत्म कर देंगे, और I'll try to do all these things right in a very short manner. I'll try to cover it up very quickly so that आपको आ जाए समझ में, that too extensively, हम भागेंगे नहीं इतना. तो this is the preface first, which is basically introduction, which is there to the constitution. ऑफ कोर्स जो पीडीएफ आपको जो बेयर एक्ट है उसका है, वो बेयर एक्ट क्या होता है, जब एक्ट सबके बेयर होते हैं, यानी आपको कहीं से वो उठाए हुए नहीं होते, राइट? व्हेन यू हैव टू थिंग्स, राइट? आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली. सेकेंडरी सोर्स होता है आपका, जैसे कोई बुक कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखी हुई, या फिर हमारी टेक्स्ट बुक्स हो गई, वो सब क्या है, वो सब सेकेंडरी सोर्स है. इसको थोड़ा सा सेकेंडरी सोर्स कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज थोड़ा सा ऑफकोर्स क्या है ये, ऑफकोर्स असली वाला तो नहीं है, असली वाला तो ऑफकोर्स पार्लियामेंट में ही है, या फिर असली वाली कॉपी भी नहीं है ये. तो उसमें कुछ चीजें राइटर वगैरह के नाम भी लिखे होते हैं, राइट? तो आई वुड से इट इज क्वाज़ी प्राइमरी एंड क्वाज़ी सेकेंडरी, ठीक है? ओके, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिस्ट ऑफ अब्रीविएशंस इज मेंशन. सो ऑफ कोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज सो लॉन्ग, इट्स द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. सो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट मेंशन ऑल द वर्ड्स, राइट, इन अ वेरी कंप्लीट मैनर. सो वी हैव आर्टिकल्स का आपने एआरटी लिख दिया है, आपने विद इफेक्ट फ्रॉम का डब्ल्यूईएफ लिखा हुआ है, एंड ऐसे ऐसे हम देखते जाएंगे. तो आई हैव एडिटेड इट ऑलरेडी, राइट, सो दैट इट्स कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ अस. इट इज नॉट गोइंग टू टेक टू मच टाइम, ठीक है, अब लिखने में, क्योंकि आई हैव डन इट. ओके, तो अगर हम बात करें थोड़ा सा हिस्ट्री में, वी गोना लुक. तो 395 हमारे पहले आर्टिकल्स होते थे, बट अब हमारे पास कितने, 448 तो बढ़ गए हैं, ठीक है? पहले 8 शेड्यूल्स होते थे, अब कितने हो गए, 12 शेड्यूल्स. कॉन्स्टिट्यूशन पहले 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था, अब कितने हैं, 25 पार्ट्स. वेट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. ठीक है, तो ये है. तो अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा चलता है. अब हम पहले समझते हैं कि शेड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है? अब कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, हर एक ही पार्ट में डिफरेंट चीजों को पर्टेन करता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बताऊं, आपका पार्ट 4 हो गया या फिर पार्ट 3 हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. आपको जो पार्ट 3 हो गया वो फंडामेंटल राइट्स को करता है पर्टेन. पार्ट 4 हो गया आपका डीपीएसपी, पार्ट 4 है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज. तो सबके लिए ऑफकोर्स कन्वीनियंट हो जाता है ना? अब एक और चीज अभी देख लेते हैं. मैंने बोला पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and part 4A of the Indian Constitution, right? What is the meaning of A? B भी हो सकता है, C भी हो सकता है. This is an amendment. When under particular article you are making amendments, you always mention it in terms of A, B, C,
एक्सेट्रा, राइट? सो दिस इज एन अमेंडमेंट, राइट? फंडामेंटल ड्यूटीज जो पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है, वो एक अमेंडमेंट है, हमने ये समझ लिया। दूसरी चीज शेड्यूल्स। अब क्या है भाई, आर्टिकल्स तो ऑलरेडी है, शेड्यूल्स क्या है या फिर अपेंडिसेस क्या है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑलरेडी हमारा इतना बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, जो बाद में चीजें बच गई थी हमने वो अलग से ऐड कर दी है, राइट? इसको लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो पहले हम आते हैं, इसको देखते हैं, ओवरव्यू हम इसका मैं आपको देती हूँ। तो ये पार्ट 1 हो गया, मैंने हाईलाइट करके रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट 1 हो गया, विच पर्टेन्स टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यहाँ पर यू गोना फाइंड डिफरेंट डेफिनेशंस, ठीक है? जैसे न्यू स्टेट कैसे बनाते हैं, ऑल्टर कैसे करते हैं स्टेट को, स्टेट का नाम कैसे रखते हैं, इंडिया का नाम और क्या है, राइट? एक बहुत लाइन चली थी अभी 1 साल पहले कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो हम इसको इस पर भी हम बात करेंगे। वी हैव द थिंग विच इज सिटीजनशिप, okay? Then we have the other thing which is fundamental rights, right? And we have other thing which is directive principles of state policy. Then we have हमारा आराम से fundamental duties and we have executive, अदर बहुत अलग अलग चीजें। अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव होता है गवर्नमेंट बॉडी। ऑफ कोर्स आपने सबने पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ा उसको भी मैं लूंगी। तो आपका जो एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, एक होता है आपका लेजिस्लेचर जो लॉज बनाते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव होते हैं, और एक होता है आपका जुडिशरी। तो जुडिशरी आपको पता है क्या है, राइट? सब लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो सबको तो पता ही है जुडिशरी क्या है, हमारा कोर्ट सिस्टम है, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है। लेजिस्लेचर वो होते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो होते हैं जो आपके लॉज बनाते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को हम बोलते हैं पार्लियामेंट कंट्री में, या फिर संसद हिंदी में, ठीक है? जो लोग लॉज बनाते हैं उनको हम बोलते हैं लेजिस्लेटर्स, जो बॉडी बनाते हैं उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। और जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, राइट, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी, वो रूलिंग पार्टी होगी। और उसका और वो रूलिंग पार्टी ऑफ कोर्स एक उसका बहुत बड़ा रोल होगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ लॉज, इन टर्म्स गिविंग शेप एंड शोइंग लाइट टू एवरीवन, इन टर्म्स ऑफ पासिंग अप ऑफ ऑल द लॉज। सो देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव है ये, एग्जीक्यूटिव में हमारे गवर्नमेंट आती है, राइट? सो बीजेपी इज गोना कम अंडर एग्जीक्यूटिव, इट इज ऑल्सो गोना कम अंडर लेजिस्लेचर। बाकी जो पार्टीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कांग्रेस, इट कम्स अंडर लेजिस्लेचर, तृणमूल कांग्रेस कम्स अंडर लेजिस्लेचर, because they are not a ruling party, they're not a part of government, they are part of opposition, which is also still a legislature, ठीक है? तो particularly we're going to talk about president and vice president इधर। तो कंटेंट्स में आपका पूरा मेंशन होता है कि यार इलेक्शन कैसे होगा, टर्म ऑफ ऑफिस कैसे होता है, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन क्या होता है, ठीक है, सब कुछ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं अपकमिंग सेशंस में, राइट? इतना सब कुछ इसको पूरा बैरक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? इतना पूरा नहीं आता, इससे सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपके कवर कराऊंगी सारे, ठीक है? डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है, फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है? और चैप्टर्स में सब कुछ डिवाइडेड होता है, ठीक है? चैप्टर 3 क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, चैप्टर 4 क्या है, द यूनियन जुडिशरी, ठीक है? आपका ये हो गया, पार्ट 6 हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, विच इज द स्टेट्स, है ना? देन वी हैव the other things written like the bills, the money bills and all. Then we also have the chapter's name. Then part 7th, it's written omitted. Omitted means it is removed. तो इसको मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया है, so that's convenient for everyone. ये चीजें होती हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एडिशंस होते रहते हैं, कोई अमेंडमेंट आया उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, डिलीशंस होते रहते हैं, उसको हम लिख देते हैं omitted. Okay. Then we have panchayats, we have union territories. Okay, and then we have municipalities. ये भी पढ़ेंगे क्या होता है, लोकल गवर्नमेंटल बॉडीज होती हैं जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वगैरह को करती हैं कंट्रोल। देन आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होता है, स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। देन रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट क्या है, ओके? एंड देन फाइनेंस, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। We have other things, trade, commerce, intercourse within the territory of India. Then we have services under union and states. ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्राइब्यूनल्स वो होते हैं जो बेसिकली कोर्ट्स को असिस्ट करते हैं छोटे छोटे मामलों के लिए, जैसे एनजीटी हमने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वो बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो होता है पूरा का पूरा, ठीक है? तो क्या होगा, इन्वायरमेंट का पर्टिकुलर मैटर है, फॉर एग्जाम्पल, वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट का कॉस्ट, जो टाइम है या फिर पेंडेंसी ऑफ केसेस है या फिर जो टाइम वोट करेगा सुप्रीम कोर्ट उस केस को हैंडल करने में कम हो जाएगा। इलेक्शंस देखेंगे, स्पेशल प्रोविजंस एंड ऑल, ठीक है? लैंग्वेज, तो बहुत सारे पार्ट्स, अगेन मैंने आपको बताया ना 25 पार्ट्स, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है? हम इधर आते हैं।
ठीक है। तो वी हैव स्केड्यूल्स ओवर हियर। तो स्केड्यूल्स आपके बहुत सारे हैं, इतने भी नहीं है, सिर्फ 12 स्केड्यूल्स हैं। और 12 स्केड्यूल्स को लर्न करने का तरीका है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये मेरे टीचर्स ने मेरे को बताया था, इसको मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया, आप लोग भी बिठा लीजिए। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है, तो हमने क्या करा, हर एक एक लेटर को ना उसके जो स्केड्यूल नंबर है उससे डिनोट कर दिया, जैसे T1, देन E2, मतलब ऑफ कोर्स क्रोनोलॉजी जा रही है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल 12, राइट। एंड टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आपका मैंने बना लिया, ठीक है, एक्रोनिम। तो यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल इज गोना पर्टेन टू टेरिटरी। तो टेरिटरी में हमारा स्टेट आ गया, यूनियन टेरिटरीज आ गया। तो अगर आए कि यार पहला शेड्यूल किससे पर्टेन करता है, वो टेरिटरी से पर्टेन करते हैं, एमसीक्यू में मार्क करने को आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो शेड्यूल है ये अलग से लिखा होता है, एंड ऑफ दिस पीडीएफ में आपको लिखा मिल जाएगा, आप उसको और पीडीएफ उठाओगे लिखा हुआ मिल जाएगा, अभी लिखा हुआ नहीं दिखेगा इसमें। इसमें बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें लिखी हुई हैं अभी, ठीक है। देन प्रोविजंस फॉर प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स। तो आपका जो इमोल्यूमेंट्स के बारे में, इमोल्यूमेंट्स के बारे में पर्टेन करते हैं, इमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरीज, ठीक है। सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल इज ए विच इज एफर्मेशंस एंड ओथ्स, ठीक है। देन अगर हम बात करें इसके बारे में, आपका आर इज राज्यसभा। राज्यसभा में जो सीट का एलोकेशन होता है वो का डील करता है। अच्छा, अब क्या होता है हम ये भी सीखेंगे, जैसे लोकसभा, मैं अभी एलएस से डिनोट कर रही हूँ, इसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं। अब जो राज्यसभा होता है हमारे पास, अपर हाउस इसको बोलते हैं, ये बिल्कुल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपीड हुआ कॉन्सेप्ट है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, जो वो होते इलेक्टर्स होते हैं वो उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग बैठे होते हैं वो उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस केस में वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का सीट एलोकेशन। फिफ्थ शेड्यूल में, जैसे मैंने आपको लिखा था एस, तो विच इज स्केड्यूल्ड एरियाज, बहुत सारे एरिया स्केड्यूल्ड होता है, अराउंड 10 एरियाज हमारी कंट्री में स्केड्यूल्ड एरियाज है। मतलब इन एरियाज को थोड़ी सी फाइनेंशियल एड की जरूरत है, गवर्नमेंट से एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत है, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड एक्सेट्रा। देन वी हैव ओ, ओ से अदर एरियाज, राइट, टीयर्स ऑफ ओल्ड। तो ओल्ड में अदर एरियाज हो गया। अदर एरियाज मतलब हमने ये पर्टिकुलरली जो आपका ये है सिक्स शेड्यूल, या फिर आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पर्टेन करता है स्पेशल प्रिविलेजेस। आई वोंट से प्रिविलेजेस, आई वुड से स्पेशल प्रोविजंस विच पर्टेन टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। जैसे उनका अपने एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होना चाहिए, ठीक है, ताकि उनकी नीड्स एड्रेस हो पाए आराम से, ठीक है। सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिकली आपकी बात करते हैं तीन टाइप ऑफ लिस्ट की, एल, अच्छा, एंड देन आपका of old PM. I think I have missed something. The tiers of, right? Of. So we have federal list, which is F से, of course. Yeah. So we have F, which is the tiers of. Old से हमारा ये आ जाएगा official languages. ठीक है, ऑफ एल। तो एल से आपका आ जाएगा लैंड रिफॉर्म्स। अब ये जो है बहुत कंट्रोवर्शियल स्केड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इस स्केड्यूल में कुछ भी डल जाता है तो ये स्केड्यूल जुडिशियल रिव्यू नहीं लगता। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू हम अभी सीखेंगे आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर कोई भी पर्टिकुलर एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया है और वो मान लो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसके केस में वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। अब मैंने क्या बोला, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रियम्बल। प्रियम्बल में जो जो चीजें हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। मतलब जो कॉन्सेप्ट है आपके, सोवरेनिटी, राइट, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सारी चीजें ही तो इंडिया को एक डिस्टिंक्ट पोजीशन देती है पूरे वर्ल्ड से। इंडिया एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं। इंडिया सॉवरीन है, सॉवरीन मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है। सोशलिज्म है, सोशलिज्म मतलब हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, हम उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है। अब मान लो गवर्नमेंट ने किसी दिन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लो, गवर्नमेंट ने किसी दिन एक एक्ट बना दिया जहां पर हम एक पर्टिकुलर कास्ट में, कास्ट के लोग को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। व्हाट इज इट, इट इज अगेंस्ट योर बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज अगेंस्ट द बेसिक, आई वुड से, प्रिंसिपल्स देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो उस केस में जुडिशरी इज गोइंग टू डिक्लेयर नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब अब ये एक्ट, अब ये रेगुलेशन में नहीं रहेगा, ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। क्यों, अभी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर के ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो यहाँ पे बहुत पहले हमें केस के बारे में पढ़ेंगे, केशवानंद भारती केस। उस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, आपका एक मठ है, राइट, एक पर्टिकुलर रीजन है केरला में, वो अक्वायर करा था गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद, ये केरला में ही है। उसके जो हेड था उसका नाम था केशवानंदा,
अब उस टाइम क्या होता था, ये था कि फंडामेंटल राइट्स मैटर नहीं, इतने नहीं करते थे। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैटर नहीं करते थे। आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रीसिडेंस दिया जाता था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। अब ये कैसे होता था कि फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट वांट्स टू इंट्रोड्यूस एनीथिंग, राइट, इफ इट वांट्स टू इम्प्लीमेंट सम डेवलपमेंटल मेजर्स, इन दैट केस इट कैन सुपरसीड, right, the over the fundamental rights of the people, right? So it can keep the directive principles of state policy above the fundamental rights in order to implement those developmental schemes. ठीक है, वो मट को ले लिया। अब मट को ले लिया तो लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं दी, बोला कि डीपीएसपी फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कर रहे हैं, और फंडामेंटल राइट के ऊपर वो जा सकता है। ठीक है, तो इस केस में हो गया इस पर केस। केस में आया केशवानंद भारती वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इस केस से फाइनली, और अच्छा, और एक चीज और थी कि पर्टिकुलर लैंड रिफॉर्म था, ये जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पर नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया था, ताकि जुडिशरी इस पर कुछ ना कह सके। ठीक है, ये थी बात। टेंथ शेड्यूल डील्स विद डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है जब हम एक पॉलिटिकल पार्टी को लीव कर देते हैं, जहां से हम बिलोंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफेक्शन। अब इसके तरीके होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी विप इशू होती है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सब चीजें बता रही हूँ, आपके लीगल के पैसेजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टी विप इशू होती है। विप क्या होता है? पार्टी का लीडर या फिर जो बंदा पार्टी को हेड कर रहा होता है, वो एक रेगुलेशन इशू करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई बिल आ रहा है, और उस बिल में मेरी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, राइट, और मेरी पॉलिटिकल पार्टी मान लो वो बोलती है कि मेरे को ये जो बिल है उसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, 70 मेंबर्स हैं मेरी पॉलिटिकल पार्टी के, और मैं हूं कि मैं, हमें रिजेक्ट करना है, ठीक है। पूरे 69 मेंबर्स ने उस बिल को रिजेक्ट करा, एक बंदा था जिसने बिल को पास होने दिया, ठीक है। अब क्या होगा उस केस में? उस केस में आप तो पार्टी आपके अगेंस्ट आ रहे हो ना, आप तो बोल रहे हो कि आपने अपनी पार्टी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं करा, तो उस केस में आपकी पार्टी को निकाल देंगे, क्योंकि आपने डिफेक्शन करा है, राइट।